नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः स्वागत करता हूं स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भूगोल की चल रही कक्षाओं में हम अगले क्रम में सौरमंडल टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हम आज जानेंगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल कैसे बना, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से परिकल्पनाएं, सिद्धांत आदि आदि थे। सौरमंडल क्या है? क्या हम सूर्य के बारे में जानते हैं? क्या हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं? क्या मंगल के बारे में हमने कभी सुना है? मंगल ग्रह कौन सा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है? क्या वो पृथ्वी से भिन्न है? क्या सौरमंडल में मुख्य रूप से सूर्य ही विद्यमान है? क्या पृथ्वी सूर्य के बिना या पृथ्वी पे सूर्य के बिना जीवन हो पाना संभव था? अगर यह पृथ्वी बनी तो क्या पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के पहले बन गई थी या सूर्य पहले बना या पृथ्वी बाद में बनी? इन सारे सवाल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलते घूमते रहते हैं। सौरमंडल के विषय में बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं, बहुत सारी अनगिनत कथाएं हैं, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं सौरमंडल के बारे में जो प्रमाणित करती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में वो प्रमाणित हो जाती हैं कि कैसे कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। अगर बात करें सौरमंडल की उत्पत्ति की तो सौरमंडल में क्या तारे के रूप में सूर्य प्रमुख भूमिका निभाता है? निभाता है तो कैसे निभाता है? सौरमंडल में सूर्य को मुखिया क्यों कहा गया है? सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, सूर्य से आने वाली किरणें हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं जिनसे हमारा जीवन संभव है। यही सारी बातों को लेकर हम लोग आज शुरुआत करेंगे कि आखिर सौरमंडल है क्या, सौरमंडल में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से वस्तुएं, कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से उपग्रह इत्यादि इत्यादि पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बिना किसी देरी के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल की अगर बात करें तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में मुख्य रूप से सूर्य, जो कि एक तारा है और यह मुखिया भी है सौरमंडल का। सूर्य ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह जो कि ग्रह का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूल गैस इत्यादि को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सौरमंडल। सूर्य के सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रह, फिर चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, अरुण, वरुण, शुक्र, बुध इत्यादि ग्रहों को सम्मिलित रूप से हम लोग सौरमंडल का हिस्सा मानते हैं। 2006 के पहले सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, जो वर्तमान में 8 ग्रह बचे हैं। कौन सा एक ग्रह कम हुआ? तो यम को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। तो वर्तमान में कौन कौन से ग्रह हैं और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ग्रह कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, क्या है सौरमंडल? हमने जाना सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि को मिलाकर क्या नाम देते हैं? ग्रह। जैसे ये हमारे बीच में सौरमंडल में सूर्य उपस्थित है और देख सकते हैं ग्रहों की अपेक्षा जो सूर्य का आकार है वो कितना बड़ा है। सूर्य के सबसे अगर कोई नज़दीकी तारा है तो वो बुध है। कौन सा है? बुध है। उसके बाद में शुक्र है,
उसके बाद में पृथ्वी है, और यहीं पे आप छोटा सा देख सकते हैं क्या, चंद्रमा, जो कि किसका है, उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। उसके बाद में हम देखेंगे मंगल ग्रह। तो सबसे पहले सूर्य का जो नजदीकी ग्रह है वो हो गया बुध, फिर होगा शुक्र, फिर होगा पृथ्वी, फिर होगा मंगल। फिर आप लोग मंगल के बाद में ये एक बेल्ट नुमा छोटे छोटे कणों के रूप में आप देख रहे हैं, जो एक बेल्ट जैसी दिखाई पड़ रही है, निश्चित मार्गों में दिखाई पड़ रही है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं किसका, सूर्य का, वैसे वैसे ये भी चक्कर लगा रहे हैं किसका, सूर्य का। तो ये जो छोटे छोटे पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो उसके बाद में हम देखते हैं ये विशाल सा जो ग्रह है, इसको बृहस्पति नाम देते हैं, ये बृहस्पति है। और उसके बाद में शनि, जिसके चारों ओर वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं, अरुण है, उसके बाद में वरुण है। तो क्षुद्र ग्रहों की अगर बात करें तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किसमें, बृहस्पति और मंगल के क्या हैं, बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। जो जितना नजदीक होगा वो सूर्य का चक्कर क्या करेगा, उतने ही जल्दी लगाएगा। तो बुध जो है वो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए वो सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे पहले लगाता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में जो ग्रह है वो आपका शुक्र है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हम ग्रहों के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में अगली कक्षा में हम लोग एक एक ग्रह को अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक नए दूसरे चित्र में कि सौरमंडल में कैसे कैसे कौन से ग्रह कहाँ पे हैं। ये सूर्य है हमारा, जो धधकता हुआ आग के गोले नुमा है। उसके बाद में बुध यानी कि अंग्रेजी में मरकरी, शुक्र यानी वीनस, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है, मून है यानी चंद्रमा है। उसके बाद में मार्स यानी मंगल। उसके बाद में ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर उसके बाद में जुपिटर यानी बृहस्पति, इसका आप आकार देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में शनि, सैटर्न, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। उसके बाद में ये देख सकते हैं प्लूटो यानी कि यम, जो कि अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसको अब बोलते हैं बौना ग्रह। तो ये हमारा था सौरमंडल। आपको हमने चित्र के माध्यम से दिखाया कि सौरमंडल कैसा है। सौरमंडल से बढ़ते जो क्रम में ग्रह हैं, पहले आएगा आपका सूर्य, पहले आएगा सूर्य के सबसे नजदीक में आपका आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन चार ग्रहों को यानी कि बुध से लेकर मंगल तक इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ये मैंने पहले भी बताया था। और ये जो चार ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है, बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि सौरमंडल में क्या क्या है, सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ जानकारी यहाँ है कि लगभग 4.6 बिलियन साल पहले यानी कि 4.6 अरब साल पहले क्या हुआ, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ ही किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति भी मानी जाती है। क्या कैसे हुई, लगभग 6.5 अरब वर्ष पहले एक विशाल नेबुला यानी कि निहारिका, गैस के बादल, हमने बताया था निहारिका क्या होती है, गैस और धूल के ऐसे बादल जो आकाशगंगा की अपेक्षा छोटे होते हैं, लेकिन उनसे ऊर्जा के मामले में, ऊर्जा उत्सर्जन के मामले में उनसे ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं ऊर्जा, तो वो होंगे निहारिका। तो विशाल निहारिका गैस के बादल अंदर विस्फोट होने से किसका निर्माण हुआ, सौर मंडल का। सौर परिवार के सदस्यों में एक तारा यानी कि हमारा सूर्य, 8 ग्रह हमने बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
अरुण शनि, अरुण, वरुण और उपग्रह जैसे चंद्रमा, पृथ्वी का फोबोस, डीमोस, टाइटन, लाखों की संख्या में ग्रहों के टुकड़े जिसे क्षुद्र या अवान्तर यानी कि एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, वो सभी किसमें सम्मिलित हैं? सौरमंडल में। इसके अतिरिक्त बौने ग्रह यानी जैसे हमने प्लूटो बताया, सिरस है, इनकी है, धूमकेतु है, कौतुक, धूमकेतु इत्यादि, उल्कापिंड और उल्काश्म बृहत मात्रा में गैस एवं धूलकण सम्मिलित किए जाते हैं। और ध्यान देना है कि निहारिका जो है यानी कि नेबुला, नेबुला से अभी हमने बात की, इसके विस्फोट के बाद में सौरमंडल का निर्माण होता है, तो यानी कि निहारिका जो है वो सौरमंडल का जनक कहा जाता है। निहारिका को क्या बोलते हैं? सौरमंडल का जनक, जिसका अवशेष वर्तमान में सूर्य के रूप में चमक रहा है। यानी कि एक निरीक्षण या सर्वेक्षण के बाद में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने यह बताया कि निहारिका का विस्फोट के बाद में जो अवशेष भाग है वो सूर्य के रूप में क्या है? चमक रहा है, जो सौर परिवार के सदस्यों को ऊर्जा का स्रोत बनाता है, या ऊर्जा के स्रोत, सौर परिवार में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को अध्ययन करने से मालूम होता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। कैसे कैसे, किस किस सिद्धांत के द्वारा क्या क्या बताया गया कि सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत अनेक विद्वानों द्वारा बताए गए। निहारिका के विखंडन होने तथा विखंडित पदार्थों के संगठन से सौर परिवार के सदस्यों की बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.5 अरब वर्ष पहले हुई। इसमें ग्रहों का विकास लगभग 4.5 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। तो जैसे इसमें सिद्धांतों की बात की गई है, तो जैसे आगे चलकर एक तारा सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत या द्वैतारक सिद्धांत, इन सब की चर्चा होगी। जैसे कांट की परिकल्पना थी, वायव्यास परिकल्पना थी, लाप्लास की थी, निहारिका, नेबुला, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उस सिद्धांत में क्या क्या बताया गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे पहला जो है उत्पत्ति एवं उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं, यानी कि एक तारक, कौन सा? एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसके बारे में अभी हमने बताया। उसमें वायव्यास परिकल्पना किसकी थी? कांट की थी। बहुत ध्यान से सुनना, किसकी थी? कांट की थी। निहारिका किसकी थी? लाप्लास की थी। और ये दोनों किसमें हैं? अद्वैतवाद में। ये बहुत बार पूछा गया है कि अद्वैतवाद या एक तारक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा ग्रहाण भी, ज्वारी भी, अंतर तारक भी। तो इसमें कौन सा हमको सही करना है? या तो वायव्यास या तो निहारिका। एक तारक का मतलब क्या हुआ कि लाप्लास और कांट महोदय बताते हैं कि एक तारे से ही सौरमंडल का क्या होगा? निर्माण होगा। लेकिन आगे चलने के बाद में द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना आई, जिसमें बताया गया कि नहीं, एक तारा नहीं था, 2 तारे थे जिनसे किसका निर्माण हुआ? सौरमंडल का निर्माण हुआ। जिसमें आपका ग्रहाण परिकल्पना किसने दी? चैम्बरलिन ने। ज्वारी परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस किसकी थी? जेम्स जीन्स और जेफरीज। तो ग्रहाण परिकल्पना जैसे चैम्बरलिन और इनके एक साथी थे मॉल्टन, इन्होंने ग्रहाण परिकल्पना दी। तो एक एक परिकल्पना, जैसे अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो श्मिड ने, महाविस्फोट सिद्धांत हमने पहले ही क्लास में बताया था, जॉर्ज लेमेंतेयर, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में ज्यादा जानकारी देते हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक परिकल्पना की बात करेंगे और थोड़ा सा एक सटीक नजर में और जल्दी जल्दी हम लोग इस सिद्धांत को देखेंगे, परिकल्पना को देखेंगे। जैसे वायव्यास परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस, जो कि कांट महोदय की थी। इमैनुअल कांट जो थे, इनकी यह परिकल्पना थी। और इस परिकल्पना में क्या था? इन्होंने 1755 में इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। और इनका एक बहुत फेमस कथन था कि तुम मुझे पदार्थ दो और मैं तुम्हें एक और पृथ्वी बना के दिखाऊंगा। तो इनका जो सिद्धांत था कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था।
ध्यान रखना कि जो वायव्य राशि परिकल्पना है, कांट की जो परिकल्पना है, पूछा जाता है किसके सिद्धांत पे आधारित था, तो किसके सिद्धांत पे था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। यानी कि इस परिकल्पना में कहीं ना कहीं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो था, यानी कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं उसमें बल कार्य कर रहा था। तो समस्त आकाश में फैले पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पास एकत्र होकर टकराने लगे और टकराने से ताप उत्पन्न हुआ, जिससे पदार्थ द्रव तथा गैसीय अवस्था में बदल गए और परिभ्रमण करने लगे। परिभ्रमण किसका करने लगे? किसका करने लगे? सूर्य का। जो एक तारा पहले से विद्यमान था उसका ये सारे पिंड जो हैं परिभ्रमण करने लगे। क्यों? क्योंकि ये पहले बहुत सब बिखरे हुए थे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में खिंचे चले आए, और जब इनमें टकराव हुआ तो क्या हुआ? जब जो दो चीजें जैसे टकराती हैं, जैसे आप दो पत्थर लेकर टकराए उनको, तो क्या होता? बीच में चिंगारी जैसी उत्पन्न होती है। यानी कि इनका कहना था कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जब ये आपस में टकराए तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें ताप उत्पन्न हुआ, और जब ताप उत्पन्न हुआ तो क्या हुए? ये गैसीय अवस्था में बदल गए और परिभ्रमण करने लगे। इन गैसीय पुंज के मध्य में उभार उत्पन्न हुआ और 9 गोलाकार छल्ले क्या हुए? 9 गोलाकार छल्ले बने। इस प्रकार ग्रह उपग्रह बचा हुआ भाग सूर्य बना। यानी कि इनका कहने का मतलब था एक तारा था और सारे पदार्थ जो थे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचे आए, और खींचने के बाद में आगे जो था इनमें एक उभार आता है, और उभार से ही 9 छल्ले टूटकर क्या होते हैं? ग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का निर्माण और छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स का निर्माण करते हैं। इनका जो आगे चल के इनकी परिकल्पना थी वो तर्कहीन साबित हो जाती है, और आलोचना में लोग कहते हैं, इनको कहते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले कहाँ थी? कणों के टकराने से परिभ्रमण गति कैसे पैदा हो सकती? इसका जवाब जो था कांट महोदय के पास नहीं था। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे निहारिका परिकल्पना, यानी कि निहारिका नेबुला हाइपोथेसिस, जो किसकी थी? लाप्लास की थी। तो इन्होंने 1796 में यह परिकल्पना दी, और इन्होंने पहले से अंतरिक्ष में उपस्थित उष्ण एवं गैसीय निहारिका की कल्पना की। यानी कि इन्होंने पहले से ही कहा कि एक पहले से ही निहारिका उपस्थित थी जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हालांकि कांट से थोड़ा सा ये मिलता जुलता सिद्धांत था और इनका भी गुरुत्वाकर्षण पे ही आधारित था। इन्होंने बताया कि तत्पश्चात ताप में कमी आने लगी और गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका क्या थी? सिकुड़ने लगी, और जब निहारिका सिकुड़ने लगी तो क्या हुआ? घूर्णन गति बढ़ी, जिससे क्या हुआ? केंद्रोपसारी बल, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर बल भी बढ़ गया, और भूमध्य रेखा के भाग में, यानी कि जैसे ये पिंड है कोई, और इसके भाग में क्या हुआ? बीच का जो भाग था वो उसमें उभार आया, और इसके चारों ओर जो थे उन्होंने बताया थे 9 छल्ले, इसको इन्होंने बताया कि इसके जो चारों ओर छल्ले थे टूट के अलग हुए छल्ले नुमा, और उनसे क्या बने? ग्रह और उपग्रह बने। इनकी जो निहारिका परिकल्पना थी वो काफी समय तक तो मान्य रही, लेकिन आगे चलकर क्या हुई? अमान्य हो गई। इन्होंने आलोचना में इनसे लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि जो निहारिका थी ये निहारिका कैसे बनी? ये निहारिका पहले उपस्थित कैसे हो गई? ये निहारिका जो बनी थी या पहले से उपस्थित थी, ये कहां से आ गई? लाप्लास महोदय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इनका भी सिद्धांत कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। उसके बाद में ग्रहण परिकल्पना, जिसमें द्वैतारक की बात की जाती है, द्वैतारक सिद्धांतवादों की बात की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि तो 2 तारे थे, 2 तारों से ही ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होता है। यानी कि सूर्य पहले से मौजूद था और एक तारा, इनकी ग्रहण परिकल्पना में कहा गया, इन्होंने बताया, किसने बताया? चैम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि सूर्य पहले से तो मौजूद था और एक तारा क्या था। इनकी चालाकी को आप समझिए कि इन्होंने बताया, फंसने वाला इन्होंने काम नहीं किया, कहा कि नहीं भाई साहब, सूर्य तो पहले से मौजूद था, लेकिन एक तारा क्या था? पास से गुजरता है। यानी कि हम तो पहले से मौजूद थे, हमारा सूर्य पहले से मौजूद था, लेकिन एक दूसरा आदमी जो है हमारे पास से गुजरता है और हमको डिस्टर्ब कर देता है। तो इन्होंने बताया कि जब कोई दूसरा व्यक्ति जब हमारे पास से गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है ना।
तो वो क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षण शक्ति लगाता है और आकर्षण शक्ति लगाने से सूर्य के असंख्य छोटे छोटे कण ज्वाला के रूप में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसको चैम्बरलिन ने क्या कहा, ग्रहाणु कहा। चैम्बरलिन ने क्या कहा, ग्रहाणु कहा। और बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने लगे और क्या बने, बड़े ग्रहाणु जो थे वो ग्रह बने, छोटे ग्रहाणु उपग्रह बने। चैम्बरलिन ने पृथ्वी के साथ साथ वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर, वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर की उत्पत्ति पर भी क्या किया, प्रकाश डाला। यानी कि इन्होंने बताया, ये तो बताया कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही सौरमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा और महासागर की उत्पत्ति पर भी इन्होंने जोर दिया। इनकी भी आलोचना हुई, लेकिन इनका भी कुछ समय तक इनका जो सिद्धांत था, कुछ समय तक इनका भी सिद्धांत क्या था, मान्य था। उसके बाद में आती है टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना में क्या था, ज्वारीय परिकल्पना इन्होंने बताया, ये किसका सिद्धांत था, जेम्स और जीन्स का था। जेम्स और जीन्स ने क्या बताया कि जो आदिकाल में, यानी कि आदिकाल में क्या था, आदिकालीन सूर्य गैस का एक विशाल पिंड पहले से विद्यमान था, लेकिन अतीत में एक विशालकाय तारा घूमते घूमते सूर्य के निकट से गुजरा। इन्होंने भी यही बताया कि एक जो था सूर्य हमारा पहले से विद्यमान था, लेकिन एक जो तारा था वो पास से गुजरा, और गुजरा तो क्या किया, इसने भी आकर्षण शक्ति लगाई, और जब इसने आकर्षण शक्ति लगाई तो सूर्य में क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी कि सूर्य का जो कुछ भाग था वो क्या हुआ, उठ गया आकर्षण शक्ति से। और जब उठ गया तो सिगार के आकार में गर्म गैसीय कण जो था वो अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो जो सिगार के नुमा जो आकृति जो बाहर सूर्य से अलग हुई, उसको क्या बोला गया, जेम्स जीन्स जेफरे ने क्या इसको बताया, फिलामेंट का नाम दिया। इसलिए बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो फिलामेंट था वो किस परिकल्पना से संबंधित है, तो किस परिकल्पना से संबंधित है, टाइडल हाइपोथेसिस। किसकी थी, जेम्स एंड जीन्स, जेम्स जीन्स और जेफरे की, जिसमें फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो रही ज्वारीय परिकल्पना, इनकी भी कुछ समय तक मान्य रही, उसके बाद में धीरे धीरे इनकी भी आलोचना होनी शुरू हो गई। फिर आते हैं हमारे रसेल महोदय। रसेल और लिटिलटन ने जो द्वैतारक परिकल्पना दी, ये कहीं ना कहीं सत्य की ओर सत्य दिखाती हुई सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां ये देती है, और थोड़ा सा यह सत्यता की ओर हमको ले जाती है कि कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में एक ही प्रकार से संशोधन था, यानी कि जो द्वैतारक की परिकल्पना थी उनमें दोनों में दो तारों से संबंधित था कि सूर्य पहले से विद्यमान था, एक पड़ोसी तारा गुजरता है और आकर्षण शक्ति लगाता है। लेकिन रसेल के अनुसार सौरमंडल में दो तारा हुआ करते थे। अब भाई साहब इनकी बात सुनिए आप कि उन्होंने, किसने, चैम्बरलिन और मॉल्टन और जेम्स जीन्स ने क्या कहा था कि एक तारा सूर्य पहले से विद्यमान था, लेकिन रसेल महोदय आते हैं, इन्होंने कहा कि भैया नहीं, एक तारा नहीं, दो तारे पहले से विद्यमान थे और तीसरा तारा जो आता है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इन्होंने बताया कि दो तारा हुआ करते थे और अपना तारा दूसरे तारे के जाकर आकार में जो था वो क्या था, छोटा था। इसी बीच में एक बहुत बड़े आकार का तीसरा तारा इनके नजदीक से गुजरा, और जब नजदीक से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, आकर्षण शक्ति लगाएगा। और जब तीसरे तारा सूर्य और तीसरे तारे के बीच की दूरी जब बहुत ज्यादा कम हो गई तो क्या हुआ, आकर्षण शक्ति का प्रभाव जो था सूर्य पर नहीं पड़ा, लेकिन साथी तारे पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, क्योंकि साथी तारे तीसरे तारे बीच की दूरी कम थी। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि सूर्य से दूरी और जो दूसरा हमारा तारा पहले से मौजूद था और जो तीसरा तारा गुजर रहा था, दूसरे तारे से क्या था, दूरी जब कम थी तो दूसरे तारे पे ज्यादा फोर्स पड़ा, और जब तीसरे तारा का दूसरे तारे पे ज्यादा फोर्स पड़ा तो गुरुत्वाकर्षण एवं ज्वारीय बल के कारण साथी तारे के ऊपरी सतह का पदार्थ क्या हुआ, बाहर निकल गया, और तीसरे तारे की दिशा में, साथी तारे की शुरुआती दिशा में विपरीत में, यानी कि सूर्य के चारों ओर क्या हुआ, चक्कर लगाने लगा। अंत में
इससे निकले हुए पदार्थ ठंडा होने के बाद में क्या बने, ग्रह और उपग्रह बने। यानी कि दो तारे थे, तीसरा तारा आया, इसने अपना आकर्षण शक्ति लगाई और दूसरे तारे से क्या हुआ, पदार्थ अलग हुए और उन्हीं वही पदार्थ क्या थे, ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने। साथ ही तारा के केंद्र से चट्टानी पार्थिव ग्रह, जैसे पार्थिव ग्रह की हमने अभी बात की थी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और साथ ही तारे के ऊपरी भाग से हल्के पदार्थ गैसीय ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बने। तो लिटिलटन और रसेल महोदय का कहीं ना कहीं ये जो परिकल्पना थी वो थोड़ी सी वैज्ञानिक लगती है। उसके बाद में ऑटो श्मिट महोदय की परिकल्पना आती है, हॉयल और लिटिलटन की नवतारा, इसको नवतारा परिकल्पना आती है, जिसमें इन्होंने कुछ और सुधार किया। तो क्या थी ऑटो श्मिट की परिकल्पना, इन्होंने इसमें बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूलकण से मानी गई। इन्होंने बताया कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है, ग्रहों की उत्पत्ति है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किससे, गैस और धूलकण से मानी गई। उनके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा में करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से क्या हुआ, कुछ गैस मेघ धूलकणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूलकणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या बताया, ऑटो श्मिट ने क्या बताया कि ऑटो श्मिट की जो धूल और गैसीय परिकल्पना थी, इन्होंने धूल और गैस से क्या हुआ, सौरमंडल की उत्पत्ति बताई। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि की भी वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है। तो ये थोड़ी सी और वैज्ञानिक हो जाती है। अभी तक जो थी वो हाइपोथेसिस क्या थी, सिर्फ एक परिकल्पना थी जिसमें वैज्ञानिक तथ्य बहुत ही कम थे। फिर आते हैं हमारे हॉयल एंड लिटिलटन की नवतारा परिकल्पना। इसमें इन्होंने बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में दो नहीं बल्कि तीन तारों की भूमिका रही। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ। इनका सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग अधिकता तथा ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में समर्थ था। यानी कि हॉयल और लिटिलटन जो थे वो रसेल और लिटिलटन की जो परिकल्पना थी उससे ही बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। तो ये थी कुछ हाइपोथेसिस जिसमें सूर्य की क्या थी, सूर्य और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी, क्योंकि डायरेक्ट ही परिकल्पना आपके टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, इनमें सब में क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी किसकी परिकल्पना थी। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है। तो वायव्य राशि यानी कि गैसियस जो हाइपोथेसिस थी वो कांट की थी। निहारिका यानी कि नेबुला लाप्लास की थी। ग्रहाण यानी चैम्बरलिन और माल्टन की थी। उसके बाद में ज्वारीय टाइडल जेम्स जीन्स की थी। और अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो श्मिट की थी। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई। और जो वायव्य और निहारिका थी वो कौन, एक तारक अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत इसमें द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना की बात की गई। तो ये तो थी सूर्य और सौरमंडल का विकास, सौरमंडल कैसे बना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा थी। हमने क्या देखा, क्या है सौरमंडल और उत्पत्ति और सिद्धांत कौन कौन से थे। इसके अगली कड़ी में हम लोग सूर्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि सूर्य जो है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सूर्य जो है उसमें क्या क्या अंदर पाया जाता है। सूर्य के कोर की क्या खासियत है, वर्णमंडल क्या होता, प्रभामंडल क्या होता, फोटोस्फीयर क्या होता, सूर्य के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सौर ज्वाला क्या होती है, सौर कलंक क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अरोरा ऑस्ट्रेलिस का होता है, अरोरा बोरियालिस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और साथ ही
अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो स्वाध्याय एजुकेशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं रवि वर्मा आप सबके साथ में इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।